दोस्तों 13 जनवरी को आपका कक्षा 12वीं का लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर होने वाला है। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। एक ही वीडियो में दोस्तों आपको 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कवर कराने वाला हूं। और ये जो मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं, ये केवल आपके प्री बोर्ड बस के लिए नहीं, मेन जो आपकी बोर्ड एग्जाम है उसके लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आपको क्या है, जितने क्वेश्चन बताऊं सभी अच्छे से तैयार कर लेना है। सबसे पहले दोस्तों हम 2 नंबर वाले सभी प्रश्न कवर करेंगे, फिर 3 नंबर वाले, फिर 4 नंबर वाले, ओके। और वस्तुनिष्ठ रह जाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको दोस्तों वस्तुनिष्ठ भी कवर करा दूंगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो पहला क्वेश्चन है, आहरण पर ब्याज निकालने की गुणनफल विधि का वर्णन कीजिए। आहरण पर हमें ब्याज निकालना, गुणनफल विधि क्या है? तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, आहरण की तिथि के से हिसाब की तिथि तक की माह संख्या ज्ञात करके आहरण की राशि से गुणा करके गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। फिर आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर यहाँ आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट साझेदारी संलेख से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो साझेदारी व्यवसाय को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से साझेदार द्वारा किए गए परस्पर समझौते के द्वारा तय की गई शर्तों की को हम क्या है, साझेदारी संलेख कहते हैं। मतलब क्या है, जब जो हमारा साझेदारी होती है तो क्या है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होगी साझेदारी, ओके। इसमें जिस भी व्यवसाय को चलाने के लिए इसमें क्या कुछ शर्तें फिक्स की जाती हैं, उन शर्तों को हम क्या कहते हैं, साझेदारी संलेख। नेक्स्ट, जब साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो हिसाब संबंधी क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो मेन 2 समस्याएं कौन कौन सी है? पहला, अवकाश प्राप्त या निवृत्ति से साझी को फर्म द्वारा दी जाने वाली राशि का निर्धारण कैसे किया जाए। जब एक साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है तो उसको एक राशि प्राप्त होगी, तो उसको कितनी राशि मिलनी चाहिए उसका आकलन करना, ये रहता है एक समस्या। दूसरा, अवकाश प्राप्ति साझेदार को दी राशि का भुगतान किस विधि से किया जाएगा। अब पैसे तो देना है भैया, निर्धारित हो गया कि किसी व्यक्ति को इतने पैसे देना है साझेदार को, अब उसे किस विधि से पैसे देना है वो भी एक समस्या है। जैसे साझेदार की निवृत्ति से आप क्या समझते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी आपका बोर्ड एग्जाम 25 में आया था, साझेदारी के समापन या विघटन एवं साझेदारी के फर्म के समापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। साझेदारी का समापन और साझेदारी फर्म का समापन, बिल्कुल नाम से ही समझिएगा। साझेदारी का समापन, जैसे हम जो साझेदारी कब होती है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर क्या किसी व्यवसाय को चलाते हैं तो हमारा साझेदारी कहलाती है। अब मान लीजिए कोई व्यवसाय को 4 व्यक्तियों ने मिलकर तैयार किया और उसे चला रहे हैं, ओके। और उसमें से एक दिन डिसाइड होता है कि 2 व्यक्ति अब क्या है उस व्यवसाय को छोड़ने वाले हैं, ओके। तो बाकी जो 2 व्यक्ति बचे हैं वही केवल व्यवसाय को चलाएंगे। तो ये जो काम हुआ ये कहलाएगा आपका साझेदारी का समापन। साझेदारी का क्या समापन हो, 4 लोग उस व्यवसाय चला रहे थे, अब केवल 2 ही व्यक्ति उस साझेदारी को चलाएंगे, ओके, उस व्यवसाय को चलाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका साझेदारी का समापन। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कि अगर 4 व्यक्तियों ने जो व्यवसाय चलाया था, चारों व्यक्ति क्या है कहते हैं कि अब हमें इसमें व्यवसाय में मन नहीं लग रहा है, चारों व्यक्ति अपना अपना अलग अलग व्यवसाय कर लेते हैं, अलग अलग हो जाते हैं चारों व्यक्ति, ओके। अब व्यवसाय को चलाने वाला कोई नहीं बचेगा, तो उन्हें इस स्थिति में क्या है, व्यवसाय का जो उनका व्यवसाय है फर्म, उसका क्या उन्हें पूरा तरीके से समापन करना पड़ेगा। तो ये कहलाएगा फर्म का समापन। 4 व्यक्ति में से अगर 2 व्यक्ति निकल रहे हैं तो साझेदारी का समापन, 4 व्यक्ति में से चारों लोग क्या है व्यवसाय को छोड़ना चाहते हैं, तो वो क्या है फिर आपका साझेदारी फर्म का समापन कहलाएगा। तो ये आपका मेन रहता है। उसी के आधार पर जो मैंने समझा, अगर समझ गए तो फिर आपके अंतर आपको आसानी से तैयार हो गए, वही बातें यहाँ बताई जा रही हैं। तैयार कर लीजिएगा, एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्मूल्यांकन खाता और वसूली खाते में अंतर, ये आपको तैयार कर लेना है। सभी अभी क्वेश्चन हम 2 नंबरों के देख रहे हैं, तो 2 नंबर के हिसाब से मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है, कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक पंजी प्रविष्ट करना। पंजी प्रविष्ट किस प्रकार से किया, जनरल एंट्रीज बनाना जरूर सीख लीजिएगा। किसी प्रकार से आपका थ्योरी तो ही आ सकती है, अगर उसका फॉर्मेट सीख लेते तो फिर आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो जनरल एंट्री से आपको क्या बनाना जरूर सीख लीजिएगा। अंशों के हरण और अंशों के समर्पण में 2 अंतर लिखिए, आपको तैयार कर लेना है। सिंपल दिया है, 2 पॉइंट में आपका दिया हुआ है अंतर 2 नंबर के हिसाब से। नेक्स्ट, समता या साधारण अंशों के लक्षण की विशेषता बताइए। अभी एमपी बोर्ड एग्जाम आपका 25 में आ चुका है। समता अंश या आपका साधारण अंश, तो ये आपके पॉइंट वाइज पॉइंट दिया है। बाजार में इनकी कीमतें घटती बढ़ती रहती तथा इन पर लाभांश दूसरे प्रकार से अंशों के बाद दिया जाता है और ये प्राय कम मूल्य के होते हैं तथा इनके धारक कंपनी के प्रबंध कार्य में लेते हैं। कंपनी से क्या आशा है, ये तैयार करना है आपको, मतलब कंपनी की परिभाषा।
मेन तो आपको ये याद रखना है लाइन कि कंपनी व्यक्तियों का एक ऐच्छिक और वैधानिक संघ है जिनका निर्माण किसी लाभदायक व्यवसाय के संचालन हेतु किया जाता है। मैं ये 2 लाइन तो याद रखिए, ये मेन आपकी कंपनी की परिभाषा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेन आपका रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें भी आपको क्या है जनरलिटी करना है। जनरलिटी से आपको जो मैं बता रहा हूँ सीख लीजिएगा। फिर थ्योरी तो किसी प्रकार से ये नाम चेंज कर दिया जाए, उसका जो आंकड़े हैं वो सभी चेंज कर दिया, पैसे जो रहते हैं वो सब चेंज हो सकते हैं। अब फॉर्मेट सीखे तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। अति अभिधान क्या होता है ये आपको तैयार कर लेना है कि कंपनी अपनी आवश्यकता अनुसार अंशों का निर्माण करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी जितने अंशों का निर्माण करती है उससे अधिक अंशों के लिए आवेदन पत्र कंपनी को क्या है प्राप्त हो जाते हैं। इस स्थिति को कहते हैं अति अभिधान कहते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जनरल एंट्रीज वाला क्वेश्चन दिया है, फिर ये आपका दिया हुआ है। मैं सभी आपको क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ, सॉल्यूशन दिखाते जा रहा हूँ, तो देखकर आप क्या एक बार इनका प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद ऋण पत्र क्या होता है, रजिस्टर्ड ऋण पत्र को समझाइए। इंपॉर्टेंट है आपका ऋण पत्र, रजिस्टर्ड ऋण पत्र और ऋण पत्र के प्रकार होते हैं, सभी आपको तैयार करके रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर बनता है। इसके बाद लेखांकन अनुपात की सीमाएं लिखिए। अभी एमपीओ एग्जाम 25 में आपका ये क्वेश्चन भी था, तो कोई 2 सीमाएं आपको बतानी है लेखांकन अनुपात की। तो पहला उचित प्रमाणकों का अभाव, दूसरा होता है इसमें दिखावटीपन। तो ये इन 2 पॉइंटों के माध्यम से बताना है। लेखांकन अनुपात क्या है, इंपॉर्टेंट, ये सभी आपका रहने वाला है। तो नेक्स्ट है रोकड़ प्रवाह वितरण के अंतर्गत रोकड़ के प्रमुख कार्य लिखिए, तो इसे भी आपको तैयार कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें इस प्रकार से दिया हुआ कि अमन और अंकित एक फर्म में क्रमशः 3:2 के अनुपात में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। अमन ने फर्म में 18,000 का ऋण 1 जुलाई 2016 को दिया। संलेख ऋण पत्र पर ब्याज के संबंध में मौन रहा। फर्म की पुस्तक 31 दिसंबर 2016 को बंद होती है। अमन को फर्म द्वारा दे ब्याज की गणना कीजिए। तो ये आपका रहने वाला, इस प्रकार से सॉल्व कर लीजिएगा। साझेदारी क्या है, अभी मैं आपको पहले समझाते दौरान कई बार बता चुका हूँ। साझेदार की मृत्यु के समय कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो ये जो मृतक साझेदार को दे राशि का उत्तराधिकारी का निर्धारण है। मृतक साझेदार है उसको राशि तो दी ही जाएगी, लेकिन उसको किसे दी जाए, उससे उत्तराधिकारी कौन होगा, उसका निर्धारण करना पहले। इसके साथ ही साझेदार की मृत्यु के समय ख्याति का लेखा एवं मृतक साझेदार को दे राशि की गणना, ये एक समस्या रहती है। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है, फर्म के समापन विघटन में कौन कौन से खाते खोले जाते हैं। तो वसूली खाता, साझेदारों के पूंजी खाते, साझेदारों के ऋण खाता, रोकड़ खाता, ये सब खाते खोले जाते हैं। आगे नेक्स्ट साझेदारी के विघटन का अर्थ बताइए। साझेदारी का जो विघटन होगा इसका अर्थ होता है साझेदारों के बीच जो समझौता है उसका क्या है, समाप्त होना। अंशों का प्रीमियम एवं निगम से क्या आशय है। स्कंधन क्या है, ये इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले हैं। और देखिए सॉल्यूशन आप देख रहे हैं कितना प्रॉपर दिया हुआ है कि जिस तरीके से एग्जाम में आपको, चाहे आपका भी एग्जाम हो प्री बोर्ड वाला हो मेन बोर्ड एग्जाम, जिस तरीके से आपको लिखना चाहिए उसी हिसाब से आंसर आपको यहाँ दिया जा रहा है। ओके, एकदम शॉर्ट में सिंपल। अंश एवं स्कंद में अंतर, तो अंश क्या होते हैं, अंकित मूल्य होते हैं, जबकि जो स्कंद होते हैं अंकित मूल्य नहीं होते हैं। अंश का समामेलन के बाद निर्मित किए जाते हैं और स्कंद प्रारंभ में ही निर्मित नहीं किए जाते हैं। फिर जनरल प्रविष्टि बनाने वाला क्वेश्चन है, तो इसे आपको जरूर प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में अंतर तैयार करना है। अति अभिधान अल्प अभिधान में अंतर तैयार करना है। अधिकृत पूंजी चुकता पूंजी में अंतर तैयार करना है। और ये ऐसे टॉपिक बहुत सिंपल टॉपिक है, इन टॉपिक के बारे में आप जानते होंगे, तुरंत आसानी से 2 पॉइंट में आप अंतर जरूर बता पाएंगे। ओके, अगर टॉपिक आपने समझा है तो बहुत ज़्यादा आसान आपके लिए रहने वाला है कि समतांश क्या है, पूर्वाधिकांश के अंश क्या है, अति अभिधान अल्प अभिधान, ये नॉर्मल 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। अल्प अभिधान क्या है, अति अभिधान क्या है, समतांश की विशेषताएं आ जाती है, पूर्वाधिकांश की विशेषताएं। ओके, जैसे विशेषताएं आपको मान लीजिए पूछी गई, आपने अलग से तैयार नहीं की, तो बस यही 2 पॉइंट लिख जाइए। पूर्वाधिकार अंश की विशेषता ये 2 पॉइंट, समतांश की विशेषता ये 2 पॉइंट भी लिख दीजिए। और अभी मैंने जस्ट आपको पहले बताया भी था समतांश की विशेषता, तो यही तुमने देखा था, ये जो पॉइंट लिखे हैं यही विशेषता में लिखे हुए थे। तो इतना आपको दिमाग लगाना है। अगर आपने अंदर तैयार कर लीजिए तो मान लीजिए आपने उसके बारे में तैयार कर लीजिए, परिभाषा भी आपकी हो जाती है, इसके साथ ही उसकी विशेषताएं भी तैयार हो जाती हैं। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पूर्वाधिकार अंश किसे कहते हैं। ऋण पत्र के शोधन की विधियां और ऋण पत्र के प्रकार। ऋण पत्र के प्रकार इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। पूर्वाधिकार अंश किसे कहते हैं ये आपको पढ़ के रखना है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ये करना है, वसूली खाते को समझाइए। किन परिस्थितियों में कंपनी अपने अंशों को जब्त कर सकती है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट पूर्वाधिकार अंश के 2 प्रकार लिखिए। अभी एमपीओ एग्जाम 25 में आया था। पूर्वाधिकार अंश के 2 प्रकार कौन से हैं, एक आपका संचय पूर्वाधिकार, दूसरा असंचय पूर्वाधिकार। और फर्म के विघटन से क्या आशय होता है। तो ये मतलब आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वसूली खाता भी पढ़ के रखिएगा।
कि ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें जब एक कंपनी के जो अंश होते हैं उसे क्या है जब्त कर लिया जाता है। पूर्वाधिकार अंश के प्रकार, फर्म के विघटन से आप क्या समझते हैं, आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, अधिकृत पूंजी एवं निर्गमित पूंजी में अंतर तैयार करना है आपको, जनरल एंट्रीज वाला। और इस टाइप का भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अभी पूछा गया था। मैं देखिए आपको उसमें क्या है ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ, केवल मैं आपको बता रहा हूँ किस टाइप के पूछे जाते हैं। प्रैक्टिस अगर आपने पूरे साल भर तैयारी कर रहे हैं ओके, तो फिर आपसे ये क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे। तो इन्हें अच्छे से आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ये क्वेश्चन तो आना आपका फिक्स है। तो जनरल एंट्रीज किस प्रकार से बनाई जाती है ओके, इसके साथ ही और भी मैं आपको तालिका वाले क्वेश्चन बताऊंगा, क्रियात्मक प्रश्न, तो उन्हें भी देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है ऋण पत्र को परिभाषित कीजिए। तो ऋण पत्र की परिभाषा देख लेना है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 2 के अनुसार ऋण पत्र में ऋण पत्र, स्टॉक, ब्रांड या कंपनी द्वारा जारी की गई ऐसी प्रतिभूतियां सम्मिलित हैं, चाहे उनमें से कंपनी की संपत्तियों पर प्रभाव उत्पन्न होता हो या नहीं। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको चल अनुपात और त्वरित अनुपात में अंतर तैयार कर लेना है। फिर नेक्स्ट है रोकड़ प्रवाह विवरण के लाभ बताइए। तो रोकड़ प्रवाह विवरण के लाभ, रोकड़ स्थिति का विश्लेषण और भावी रोकड़ का प्रवाह का अनुमान। और आगे नेक्स्ट आपको तय करना है साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी की परिभाषा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदार की परिभाषा। फिर परिवर्तनशील पूंजी के खाते से आपसे क्या आशय है, ये आपको तय करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है आंतरिक कोष की मदें। और इसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका फर्म के अनिवार्य विघटन को समझाइए। यानी ऐसे कौन कौन से कारण हैं या कौन कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जब हमें क्या फर्म का एकदम विघटन करना ही पड़ेगा। तो वो आपको पॉइंट बाय पॉइंट दिया है, पढ़ते ही आपको यहाँ समझ में आ जाएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट ये करना है फर्म के ठहराव, समझौते द्वारा अथवा ऐच्छिक विघटन को समझाइए। एक समझौते द्वारा विघटन होता है, एक ऐच्छिक विघटन होता है। तो ये दोनों के बारे में पूछा जा रहा है। ऐच्छिक विघटन क्या है, तो जब सभी साझेदार परस्पर सहमति से यह ठहराव कर लेते हैं कि फर्म का अंत कर दिया जाए, तो ऐसी दशा में फर्म का समापन हो जाता है। ऐच्छिक विघटन में ऐच्छिक साझेदारी होने पर कोई भी साझेदार अन्य साझेदारों को लिखित सूचना देकर फर्म से विघटन करवा सकता है। समझौते द्वारा विघटन में क्या होता है कि सभी सहमति बनाकर विघटन कर देते हैं फर्म का। ऐच्छिक विघटन में कोई व्यक्ति जिससे इच्छा नहीं है वो क्या है अपना एक लिखित सूचना देकर हट सकता है फर्म से। न्यूनतम अभिधान से आप क्या समझते हैं, ये आपको तय करना है। अग्रिम याचना से क्या समझते हैं, कंपनी की परिभाषा इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है, तो इसे तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं और इम्पॉर्टेंट। इसके बाद दोस्तों आपको सुरक्षित एवं असुरक्षित ऋण पत्र को समझाइए, यह तैयार कर लेना है। अभी आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में ये क्वेश्चन था। अंश पत्र और ऋण पत्र में अंतर तैयार करना है, ये इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। लेखांकन अनुपात के महत्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेखांकन अनुपात का महत्व तो ये आपके दिए क्रम से पहला है लेनदारों के लिए महत्व, दूसरा दिया है कर्मचारियों के लिए महत्व। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करके रखना है संचालन क्रिया से क्या आशय है, संचालन क्रियाओं के बारे में। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे जितने भी 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैंने आपको कवर करा दिए हैं, तो सभी आपको क्या तैयार कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। इसमें सबसे पहले आपको तैयार करना है त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति के अनुपात में अंतर। त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात में अंतर। अब दोस्तों हम 3 नंबर वाले प्रश्न देख रहे हैं, तो उनके जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा 3-3 पॉइंट में आपको रहेगा पूरा। ओके, फिर ख्याति की उत्पत्ति के कारण बताइए कोई 3। ख्याति की उत्पत्ति किन कारणों से होती है, ये आपके दिए हुए हैं। ख्याति यानी प्रसिद्धि किसी दुकान को कैसे प्राप्त होती है वो सिंपल आपको बताना है। तो अच्छे स्थान पर दुकान होना, व्यवसाय यदि बाजार ऐसे स्थान पर है जहां ग्राहक अधिक होते हैं, आते जाते रहते, तो व्यवसाय में क्या बिक्री अधिक होगी, ये स्वाभाविक सी बात है। जहां ज़्यादा लोग रहेंगे वहीं आपकी दुकान है, क्योंकि जहाँ ज़्यादा लोग आ रहे हैं वहाँ आपकी क्या बिक्री ज़्यादा होगी। इसके साथ ही ये आपके ख्याति की उत्पत्ति के कारण हो सकता है। फिर अच्छे व्यवहार के कारण, अगर आप अच्छे से व्यवहार करते हैं, जो अपने ग्राहक है उससे अच्छे से बोलते हैं, तो वो भी आपका ख्याति कारण बनेगा। नेक्स्ट है शुद्ध माल और उचित मूल्य पर देना, अच्छा माल अच्छा सामान देना, इसके साथ ही सही रेट में देना सामान, तो ये भी ख्याति कारण बनता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट इस प्रकार से दिया है आ और बा एक फर्म के बराबर के साझेदार हैं। 31 दिसंबर 2018 को उनका चिट्ठा निम्नलिखित दिया हुआ है। तो इसमें उन्हें क्या करना है, ये पूरा डिटेल से दिया है। पुनर्मूल्यांकन खाता और साझेदारों का पूंजी खाता बनाना है, रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है।
तो ये दिया हुआ पुनर्मूल्यांकन खाता और साझेदारों का पूंजी खाता, इनका भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए। 3 नंबर में आपके यही पूछे जाते हैं, मेन पुनर्मूल्यांकन खाता आता है और साझेदारों को पूंजी खाते बनाने के लिए आता है। और 2 नंबर में मेन शॉर्ट वाला आपके जनरल प्रविष्टि पूछी जाती है। नेक्स्ट है, फर्म में नए व्यक्तियों को साझेदार क्यों बनाया जाता है, कोई 3 कारण बताइए। अगर फर्म में है, हमारी फर्म का जहाँ भी लिखे हमारी जो व्यवसाय है, कंपनी है, उसमें हम नए साझेदार बना रहे हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है। पहला, अधिक पूंजी की एकता। हमें क्या है, व्यवसाय में पैसे लगाने और चाहिए पैसे, तो कहाँ से आएंगे पैसे, तो हम क्या है किसी और व्यक्ति से क्या है पैसे लेंगे और उसे क्या है उसकी वजह उसे हिस्सेदारी दे देंगे। ओके, इसके साथ ही अनुभव तो योग्यता, अगर व्यवसाय को चलाने के लिए अनुभव व्यक्ति चाहिए है तो अनुभव व्यक्ति को हम लाएंगे, उसके बदले क्या है उसके अनुभव का उपयोग करेंगे, उस योग्यता का, और उसके साझेदारी प्रदान करेंगे। तो पुराने साझेदार के अवकाश अगर ग्रहण कर लेता है, ओके, जैसे टीम मेंबर 4 हैं, 4 लीडर हैं, उसमें 1 या 2 व्यक्तियों ने क्या है हट गए हैं व्यवसाय, तो फिर नए लीडर बनाने पड़ेंगे, तो उसके लिए भी हम नए साझेदार को ला सकते हैं। फिर ख्याति की विशेषताएं लिखिए, तो ख्याति की ये विशेषताएं दी हुई हैं कि ख्याति पर हाथ नहीं लगाया जाता, ख्याति का मूर्त संपत्ति है जो भूमि, भवन, संयंत्र आदि की मूल संपत्तियों की तरह देखना छूना संभव नहीं है, केवल महसूस किया जा सकता है। और ख्याति अधिक लाभ अर्जित करने के में क्या है सहयोग प्रदान करती है। इसके बाद ऋण पत्रों की विशेषताएं लिखिए, तो ऋण पत्र की ये विशेषताएं दी है 3 पॉइंट में। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का आशय या अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का आशय दिया हुआ है, तो इसे तैयार कर लीजिएगा। तरल संपत्ति क्या है ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें आपको ख्याति की गणना अधिलाभ की पूंजीकरण विधि द्वारा करनी पड़ती है, तो ये आपको पूरा डाटा दिया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों ख्याति की गणना अधिलाभ पूंजी करण विधि से करना है, तो ये सीख लीजिएगा कि ख्याति गणना किस प्रकार से की जाती है अधिलाभ पूंजीकरण की विधि से। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये पूरा हमें दिया हुआ है चिट। इसमें दोस्तों हमें क्या है पुनर्मूल्यांकन खाता और साझेदारी का पूंजी खाता बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो ये आपका दिया हुआ है। फिर आपका जनरल प्रविष्टि संबंधित है, तो जनरल प्रविष्टि अगर को शॉर्ट टाइप का है तो 2 नंबर पूछ लिया, थोड़ा लॉन्ग सा है तो आपका जनरल प्रविष्टि 3 नंबर में आ जाता है। बाकी 3 नंबर में हाई चांस है कि आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से संबंधित क्वेश्चन बने। नेक्स्ट आपको तय करना है नए साझेदार के प्रवेश पर कौन कौन सी समायोजनाएं योजनाएं की जाती है बताइए, तो ये पॉइंट वाइज पॉइंट दी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट ऋण पत्रधारी की वैधानिक स्थिति को बताइए। और नेक्स्ट जो लास्ट के ये 2 इंपॉर्टेंट रहने वाले बहुत ज़्यादा, निम्नलिखित मदों को कंपनी की स्थिति विवरण पर किन शीर्षकों के अंतर्गत लिखा जाएगा, ये सब हमें दिए हुए हैं, इन्हें हम किस शीर्ष के अंतर्गत रखेंगे। ये ख्याति है, आयाचित लाभ है, कर के लिए आयोजन है, प्रतिभूति प्रीमियम खाता, छोटे औजार, तो शीर्षक किनके अंदर रखेंगे तो वो शीर्षक आपको बताना, तो तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी आपका एमपीओ इस टाइप का क्वेश्चन डिवीजन में लगातार आया भी, एमपीओ 25 में भी आया था। तो वित्तीय विवरणों के विश्लेषण, वित्तीय विवरणों के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए, वित्तीय विवरण के क्या उद्देश्य होते हैं, ये भी आपका भी एमपीओ 25 में आता है। तो सूचना उपलब्ध कराना पहला ये उद्देश्य ये है। दूसरा, महत्वपूर्ण क्रियाओं के संबंध में सूचना देना और साधनों का समुचित उपयोग करना, क्रम से 3 पॉइंटों के माध्यम से दिया हुआ है। वित्तीय विवरणों के उद्देश्य तो तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या है ख्याति गणना 2 वर्ष के क्रय पर अधिलाभ द्वारा करनी है। ये पूरी हमें जानकारी दी हुई है कि एक फर्म का औसत शुद्ध लाभ 42,000 प्रति वर्ष है, व्यवसाय में औसत विनियोजित पूंजी 2 लाख है, इस प्रकार के व्यवसाय में विनियोजित पूंजी पर ब्याज 12% है, साझेदार को 8,000 प्रति रुपये वार्षिक परिश्रमिक दिया गया। ख्याति की गणना 2 वर्ष के क्रय अधिलाभ द्वारा करनी है। ख्याति के प्रकारों को समझाई, कोई 3 आपको प्रकार बताने हैं। तो ख्याति के मुख्य प्रकार में जैसे बिल्ली के स्वभाव की ख्याति होती है, कुत्ते के स्वभाव की ख्याति और चूहे के स्वभाव की ख्याति। पढ़ते ही आपको यह समझ में आ जाएगा, सिंपल आपका रहने वाला है, एक बार ध्यान से पढ़ बस लेना है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको क्या करना है, जिसमें आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता और साझेदार का पूंजी खाता बनाना है। ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ, सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और अगर आप क्या है 2-4 क्वेश्चन भी अच्छे से आप समझ लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए क्या किया जाता है, केवल उसमें डाटा बदला जाता है, बाकी आपका वही रहने वाला है, तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऋण पत्र निगमन के उद्देश्य को लिखिए, कोई 3 आपको बताने हैं। ऋण पत्र निगमन के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, तो नकदी के लिए निगमन, गैर नकदी और अन्य प्रतिफल निगमन और सहायक प्रतिभूति के रूप में। इसके बाद वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का महत्व, अभी हमने देखा था वित्तीय विवरणों के उद्देश्य देखे थे, और वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का महत्व क्या होता है ये आपको तैयार कर लेना है। तो अंशधारी के लिए महत्व, लेन देन के लिए महत्व, कर्मचारियों के लिए महत्व, इन पॉइंटों के आधार पर वित्तीय विवरण विश्लेषण के आपको क्या महत्व दिए गए हैं।
आगे वित्तीय विश्लेषण के उद्देश्य को समझाइए। वित्तीय विश्लेषण के क्या क्या उद्देश्य रहते हैं, तो एक पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है, तैयार करके रखना है। ये हो जाता कंप्लीट। इस बार नेक्स्ट तैयार करना है ख्याति के मूल्यांकन की विधियों को समझाइए। ख्याति की मूल्यांकन विधियां कौन कौन सी? औसत लाभ पर आधारित विधि, भारत औसत विधि, अधिलाभ आधार विधि, ये सभी क्या है? ख्याति के मूल्यांकन की विधियां हैं, तो इन्हें आपको तैयार करके रखिएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन में केवल बता बस रहा हूँ कौन कौन से आते हैं, किस टाइप के आते हैं, उनका सॉल्यूशन कैसे करना है, वो सब मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ओके, समझाने में आपको क्या है, ये पूरा आपको क्या है, अगर आपने प्रॉपर पहले से अच्छे से समझ के रखा है तभी आपको यहाँ समझ में आने वाला है। तो इसमें दोस्तों आपको निकालना है साझेदार के मध्य नए लाभ विभाजन अनुपात को। नए लाभ विभाजन अनुपात निकालने के लिए आपको इसमें क्या है, पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, उसके बाद बैलेंस शीट बनाना है, तो इसके बाद आपको क्या है, नए अनुपात निकालना है। ये हो जाता कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट आपको आंसर धारी और ऋण पत्रधारी में आपको अंतर तैयार करके रखना है। इंपॉर्टेंट रहने वाला, अभी आपका एमपीक्यू एग्जाम 25 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, अंशधारी और ऋण पत्रधारी में अंतर। फिर कंपनी की स्थिति की विवरण की प्रमुख मदों को लिखिए। कंपनी की स्थिति विवरण की प्रमुख मदें कौन कौन सी हैं? स्थायी संपत्तियां, विनियोग, चल संपत्तियां, ऋण पत्र एवं अग्रिम, ये सब आपके दिए हुए हैं कंपनी की स्थिति के विवरण की मदें। आगे भी दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है कि जो मदें हमें दी हुई हैं इन्हें हम किस शीर्ष के अंतर्गत रखेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन अभी एग्जाम में बहुत आ रहा है, तो आपको तैयार करके रखना है। 2-3 साल लगातार ये प्रीवियस में आ चुका है। तो हमें मध्य दी जाती है, उसका कहा जाता है इन्हें किन शीर्षकों के अंतर्गत रखेंगे। ख्याति, प्राप्ति विधि, पूंजी संचय, ओके, निगमित पूंजी दिया हुआ है, अंश प्रीमियम, ऋण पत्र, तो ये सभी आपको किन शीर्षक के अंतर्गत रखेंगे। तो इन्हें आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि इन्हें किन शीर्षकों के अंतर्गत हम रखेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा कंप्लीट हो जाता है 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। बाकी देखिए दोस्तों, अगर आप बोर्ड एग्जाम की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, प्ले स्टोर से सारी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से दोस्तों आपको कॉमर्स ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे फायदा होगा कि ऑल सब्जेक्ट का आपको है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी चैप्टर वाइज चैप्टर मिलेगा। ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा, मॉडल पेपर रहेगा। इसलिए अलग से इसके साथ ही अलग से एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के लिए स्पेशल क्वेश्चन आंसर की पूरा आपको उसमें सीरीज दी की पीडीएफ दी होगी, तो आसानी से दोस्तों आप क्या है तैयारी कर पाएंगे और प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो आपको बैच ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों हम देख लेते हैं 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। 4 नंबर के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले तैयार करना है साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम को लिखिए। कुछ 4 नियम आपको बताना है और ये क्वेश्चन अभी आपका एमपीक्यू 25 में था। तो साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम कौन कौन से हैं? पहला, पूंजी एवं आहरण पर ब्याज, लाभ विभाजन, साझेदार पर पारिश्रमिक और साझेदार के ऋण पर ब्याज। ये है साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट, साझेदारी संलेख में उल्लेखित 4 बातों को समझाइए। जो साझेदारी संलेख होता है, अब साझेदारी संलेख होता क्या है? 2 नंबर के क्वेश्चन में हमने देखा था, ओके, कि क्या देखा था कि जब भी कोई व्यवसाय बनता है या फर्म बनता है, ओके, तो उस व्यवसाय को चलाने के लिए, उस फर्म को चलाने के लिए कुछ नियम बनते हैं, ओके, और नियमों का जो संकलन होता है वो हमारा क्या कहलाता है? साझेदारी संलेख कहलाता है। 2 नंबर के क्वेश्चन में हमने देखा था, ओके। 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है जो टर्म होते हैं वही क्या है परिभाषा के रूप में आपसे पूछे जाते हैं। तो साझेदारी संलेख में कौन कौन सी बातें रहती हैं? सिंपल आप दिया हुआ है, पढ़ के ही आपको तैयार हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है, ये कम इंपॉर्टेंट है, पढ़ के देखिएगा। कंपनी प्रीमियम राशि का उपयोग किन किन कार्यों में किया जाता है? कंपनी की प्रीमियम राशि होती है उस राशि का उपयोग कंपनी किन किन कार्यों में करती है वो पूछा जा रहा है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपको तैयार करना है फर्म की पुस्तकों की रजत का ऋण खाता दर्शाना है, ऋण खाता दिखाना है। तो किस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ देख लीजिएगा। अब आपने अगर ये टॉपिक अगर समझे तैयार किए होंगे तो आपको बन पाएगा। अगर आप एक ही दिन में सीखें समझ जाएं तो पॉसिबल नहीं है, ओके। पहले से तैयार किया तब आप कर पाएंगे। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है साझेदारी से पृथक होने वाले साझेदार को दी जाने वाली राशि ज्ञात करने की रीति। स्पष्ट की रीति का मतलब आप विधि से समझ लीजिए, रीति का मतलब विधि से, कि जब साझेदारी के पृथक होने से साझेदार को हमें जब जो साझेदार है, साझेदार क्या है वो फर्म से अलग हो रहा है। अब फर्म से अलग हो रहा है तो जो उसने पूंजी उसको मिलनी होगी वो तो मिलेगी, ओके। तो वो पूंजी मिलने है देनी उसे फर्म को, तो किस प्रकार से हम गणना करेंगे उसे कितनी पूंजी हमें देनी चाहिए। तो ये दिया हुआ है पॉइंट वाइज पॉइंट। पहले निबद्ध साझेदार द्वारा फर्म से प्राप्त की जाने वाली राशियों का निर्धारण। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है निबद्ध साझेदारों द्वारा फर्म के भुगतान की
जाने वाली राशियों का निर्धारण, निर्बद्ध साझेदार को देय राशि गणना। 3 पॉइंटों के माध्यम से इसे समझाया जा रहा है। रोकड़ समतुल्य किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। रोकड़ समतुल्य के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जनरल प्रविष्टि वाला, तो जनरल प्रविष्टि का क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपकी दी हुई है। सभी में आपको बता तो आपको थ्योरी के अलावा ये क्वेश्चन भी रहा हूँ, ताकि आपको ये तो पता चल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कौन इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए जनरल इंटरेस्ट है, अब जनरल इंटरेस्ट हमने देखा जब 2 नंबर बता रहा था तो केवल 10 था, 3 नंबर रहता ना, 4 नंबर पूरा आपका ये पूरा आ गया। ओके, तो ये रहते जनरल हिस्ट्री का शॉर्ट टाइप के 2 नंबर में, थोड़ा लॉन्ग है तो 3 नंबर में, सबसे लॉन्ग है तो आपका 4 नंबर में जनरल हिस्ट्री बनती है। तो पूरे आपको सीख के रखिएगा। फिर साझेदारों को लाभ की गारंटी को समझाइए, ये आपको तैयार करना है। इसके आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है संजय, मनोज व शेखर एक फर्म के साझेदार हैं। वे लाभ अपना लाभ हानि जो 1:2:3 के अनुपात में बांटते हैं। 31 दिसंबर 2007 को उनका चिट्ठा इस प्रकार से था। तो इसमें हमें क्या तैयार करना है, हमें इसमें बनाना है साझेदार का पूंजी खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ तैयार करना है। ये आपका सॉल्यूशन रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट है साझेदार की मृत्यु की दशा में उसके उत्तराधिकार को देय राशि गणना करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मृत्यु की दशा में जब साझेदार की मृत्यु हो जाए तो उसका जो उत्तराधिकारी होगा उससे हमें क्या है पैसे देने हैं। तो उसके पैसे देते समय उसकी राशि हमें देनी, किस गणना करते समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। तो साझेदार की मृत्यु की तिथि पर तक फर्म के अंतिम खाते तैयार किए जाने चाहिए। ये दूसरा पॉइंट दिया है, तीसरा पॉइंट दिया है, चौथा पॉइंट है, 4 पॉइंट आपको तैयार करके रखिएगा। कंपनी की 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कंपनी की 4 विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो कंपनी क्या है, वैधानिक कृत्रिम, कंपनी वैधानिक कृत्रिम व्यक्तित्व, ऐच्छिक संघ, प्रतिनिधि व्यक्तित्व व्यवस्था और सीमित दायित्व, ये है कंपनी की विशेषताएं। नेक्स्ट है रोकड़ के स्रोत एवं प्रयोग की मदों को लिखिए। रोकड़ के स्रोत कौन सी है और उनकी मदें, ये दिया हुआ है आपको सॉल्यूशन। इसके आगे आपका दिया हुआ है 4 पॉइंट के माध्यम से समझाया जा रहा है। ये हमारा हो जाता है कंप्लीट। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ये आपको जरूर तैयार करना है रोकड़ प्रवाह विवरण। ओके, रोकड़ प्रवाह विवरण से आपको तैयार करने के लिए भी आ जाता है, जैसे अभी जनरल एंट्रीज वाले टॉपिक हम देख रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट देख रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखे हैं। इस बार से रोकड़ प्रवाह विवरण भी आपको तैयार करके रखना है। तो उसका भी इस बार से क्वेश्चन आ सकता है, क्रियात्मक प्रश्न, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, ये पूरा बनाया गया है आपका रोकड़ प्रवाह विवरण, तो इसे भी जरूर देख लीजिएगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आपको लाभ विवरण खाता तैयार करना है, तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट स्थायी पूंजी खाता और परिवर्तनशील पूंजी खाता में अंतर, ये आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 4 पॉइंट में दिया हुआ है स्थायी या स्थिर पूंजी खाता विधि और परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि, ये आपको तैयार करना है। नेक्स्ट किसी साझेदार की 1 वर्ष के मध्य मृत्यु होने पर मृत्यु की तिथि तक के लाभ की गणना किस प्रकार से की जाती है। तो उसका दिया हुआ सॉल्यूशन पहले समय के आधार पर की जाती है और कुल बिक्री के आधार पर की जाती है। तो ये है सामान्य 2 विधियां। नेक्स्ट है किन दशाओं में साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। ऐसी कौन सी स्थितियां हैं कि कोई भी साझेदार क्या है अपनी फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है, निवृत्त हो सकता है या अलग हो सकता है। पहला सूचना देकर, फिर सूचना दे सकता है कि भैया उसका इच्छा नहीं है अब क्या है व्यवसाय में काम करने की, तो अलग हो सकता है। फिर वृद्धावस्था के कारण बूढ़ा हो चुका है भैया तो अब अलग होना चाहता है। आश्वस्त होने के कारण बीमार हो गया, क्योंकि आश्वस्त है तो साझेदार से फर्म से अलग हो सकता है। और मतभेद होने के कारण आपस में भैया जो साझेदार उनके बीच लड़ाई हो जाती, मतभेद हो जाता, तो भी क्या है जो साझेदार होता है वो फर्म से अवकाश दे सकता है। तो ये सब पॉइंट रहने वाले हैं, बिल्कुल ये सिंपल क्वेश्चन आपका रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट आपको तय करना है कंपनी की पुस्तकों की जनरल लेखा कीजिए, ये आपका ये दिया हुआ है। फिर अंशों का बट्टे पर निगमन करने के लिए किन किन शर्तों को पूरा किया जाना अनिवार्य है बताइए, ये दिया हुआ है आपका पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है किन किन शर्तों को पूरा किया जाना अनिवार्य है। इसके आगे दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है निम्न सूचनाओं के अप्रत्यक्ष विधि से संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह विवरण प्रवाह की गणना कीजिए। निम्न सूचनाओं के अप्रत्यक्ष विधि से आपको संचालन क्रियाओं के रोकड़ प्रवाह की गणना करना है। ये पूरा सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट साझेदारी की 4 विशेषताओं को लिख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस से कई बार आ चुका है और अभी आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में क्वेश्चन पूछा गया था कि साझेदारी की 4 विशेषताएं बताइए। कौन कौन सी विशेषताएं, पहला व्यवसाय, फिर 1 से अधिक व्यक्ति होना, साझेदारों के बीच समझौता, असीमित दायित्व। इन पॉइंटों के आधार पर साझेदारी की विशेषताएं बताई जा रही है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद करके रखना है, बिल्कुल सिंपल ही हमारा क्वेश्चन रहने वाला है।
नेक्स्ट हमारा देख लेते क्रियात्मक प्रश्न है, ये पूरा दिया हुआ थ्योरी, लाभ हानि विवरण खाता आपको यहाँ तैयार करना है। ये आपका क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो इसकी प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए पूरा दिया हुआ है क्वेश्चन, पूरा थ्योरी, इसमें आपको लाभ हानि समायोजन खाता और साझेदारों के पूंजी खाते आपको बनाना है। तो लाभ हानि आपका लॉस प्रॉफिट एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, इसके साथ ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है, ये दिया हुआ है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको तय करना है रोकड़ प्रवाह विवरण और रोकड़ बजट में अंतर, ये भी आपका भी क्या है प्रीवियस पेपर में आ चुका है, ओके, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो अच्छे से इसे भी आपको तैयार करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट है रोकड़ प्रवाह विवरण और रोकड़ बजट में अंतर। इसके बाद नेक्स्ट आपको तय करना है कंपनी की अंश पूंजी के भेद या प्रकारों को बताइए। कंपनी की अंश पूंजी के प्रकार कौन से हैं या भेद, तो अधिकृत अंश पूंजी, निगमित अंश पूंजी, आपकी प्राथमिक अंश पूंजी और याचित अंश पूंजी, ये सब दिए हुए। नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट हमारा है रोकड़ प्रवाह विवरण की सीमाएं। तो ये रोकड़ प्रवाह विवरण की सीमाएं हैं, अपूर्ण स्थापन और फिर तरल स्थिति का चित्रण नहीं, रोकड़ आसन्न मदें, दीर्घकालीन वित्तीय स्थिति की जानकारी नहीं, तो यह है रोकड़ प्रवाह विवरण की सीमाएं। तो हो जाता हमारा कंप्लीट। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे 4 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कवर हो जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बताए हैं। बिल्कुल कम समय था, इसलिए मैंने केवल आपको क्या है क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है मेंशन किया है, कौन पढ़ना चाहिए वो मैंने आपको यहाँ बताया, ज्यादा आपको समझाया नहीं, ओके। तो अपने हिसाब से क्या है जरूर तैयार कर लीजिएगा। आगे बोर्ड एग्जाम की मैं आपको तैयारी कराऊंगा, थोड़ा डिटेल से बता दूंगा, और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से सारी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और कॉमर्स ब्रह्मास्त्र बैच ले लीजिएगा, तो कंप्लीट आपको मटेरियल मिल जाएगा और तैयारी हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो से लाइक करिए, सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।